गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। टुडे इज 10th ऑफ अगस्त और आज जो 7 टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसको एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। सबसे पहला हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं फ्लाई ऐश के बारे में। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है और प्रीलिम्स में भी यहाँ पे 2014 में शायद 2015 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है फ्लाई ऐश का। मुझे इसलिए याद है क्योंकि उस साल मैं अटेम्प्ट दे रहा था। अब मुझे याद नहीं 14 या 15 वाला है, बट यस इंपॉर्टेंट है। लोकल क्लिनिकल ट्रायल्स, तो ये थोड़ा हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। इस मूव को काफ़ी ज़्यादा लोग प्रेज कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद इंडिया में जो दवाइयाँ हैं, जो ड्रग्स हैं, वो इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। उस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। उसके बाद चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या है, सीटीएस। हालांकि ये पहले से ही है हमारे यहाँ पे, लेकिन इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। तो होता क्या है, थोड़ा बात करेंगे। यानी कि जब हम लोग बैंक में जाते हैं चेक को लेके, उसकी कैसे क्लियरेंस होती है उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा है, आरबीआई के द्वारा ये नया मूव लिया गया है, लेट्स होप। गुरु घासीदास तेमर पिंगला टाइगर रिजर्व, तो इंडिया को एक और टाइगर रिजर्व मिलने वाला है और छत्तीसगढ़ में ये 4th टाइगर रिजर्व होगा। उस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। एनवायरमेंट इकोलॉजी में तो हमेशा चीजें इंपॉर्टेंट होती ही है, खासकर जो कोई स्पीसीज ओरिएंटेड होती हैं या फिर जो प्रोटेक्टेड एरिया के रिगार्डिंग होती है, वो न्यूज हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है। उस कॉन्टेक्स्ट में आपने इसको देखना है। उसके अलावा स्वराज्य रिकॉग्निशन एंड द रैंकिंग फ्रेमवर्क थोड़ा सा बात कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, हल्का फुल्का प्रीलिम्स के लिए। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में बात करेंगे। पहले ही इसके बारे में हम लोग बहुत बात कर चुके हैं, उड़ीसा के अंदर पड़ता है, इसकी खास बात क्या है, अब यहाँ पे क्या चीज हुई है इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा वो देखेंगे। तो इसको मैं नया टॉपिक नहीं कहूंगा बिल्कुल ही, ये एक रिपीटेड सा टॉपिक है, बार बार हम इसको करते रहते हैं। उसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जब बजट इंट्रोड्यूस हुआ था तभी हम लोग ने इसको डिस्कस किया था। आज फिर से थोड़ा सा इसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलो इकोनॉमी वाले सेक्शन से है, उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। पहला टॉपिक है फ्लाई ऐश वाला। पिक्चर आपको दिखा देता हूँ फ्लाई ऐश की। देखिए, थर्मल पावर प्लांट अगर आप गए हों तो वहां पे आपको फ्लाई ऐश नजर आती है। जहां पे थर्मल पावर प्लांट होंगे वहां पे आपको ये नजर आएगा, क्योंकि जो कोल होता है, कोयला, जब उसको लोग जलाते हैं ना कोयले को, तो उसका जो बाद में जो रेमनेंट्स होते हैं, जो उसका बच जाता है, जो भी बेसिकली वो राख राख होता है बेसिकली ये। ठीक है, इसे कहते हैं फ्लाई ऐश। मामला ये बड़ा कि उड़ीसा के अंदर एक कंपनी है वेदांता ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप है, इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है। ये लोग क्या करते हैं, वहां पे इनका थर्मल पावर प्लांट है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं इस फ्लाई ऐश का, पता है आपको, उसको ऐसे ही जंगल में डाल देते हैं, ऐसे ही उसको डंप कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पे सोइल इनफर्टाइल हो रही है। उड़ीसा की गवर्नमेंट ने अभी इनके ऊपर 70 करोड़ से ऊपर का फाइन लगा दिया। बोला भाई देखो, ये तो फाइन आपको देना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ हमें ये भी बताइए कि आप कैसे इस वेस्ट को यहां से रिमूव करोगे, और जो यहां पे ये साइट थी आप इसको कैसे रिजुविनेट करोगे, मतलब उसकी ओरिजिनल पोजीशन में कैसे लेके आओगे। तो सरकार ने थोड़ा सा यहाँ पे सख्ती अपनाई है, और होना भी चाहिए यार। आप 2-4 ऐसे एग्जाम्पल सेट करोगे ना तो बाकी सभी लोग ठीक हो जाएंगे। हमारे यहाँ पे समस्या ये कि एग्जाम्पल सेट नहीं हो पाते हैं बढ़िया वाले, ये एग्जाम्पल यहाँ पे सेट हो गया है। उस कॉन्टेक्स्ट में आपको थोड़ा सा फ्लाई ऐश के बारे में प्रीलिम्स के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। देखिए, न्यूज अपने आसपास बहुत सारी है, हमें हमारे पास ये टैलेंट होना चाहिए, डेवलप करना चाहिए स्किल, कि उस न्यूज से हम लोग यूपीएससी के लिए कैसे निकालें। तो बेसिकली कोयले की खदान है, डायमंड आपको निकालना उसमें से आना चाहिए। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो आपको उसमें आइडिया पता चल जाता है कि यार यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो फ्लाई ऐश के बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। जब कोल जलाया जाता है थर्मल पावर प्लांट में तो उसका बाई प्रोडक्ट होता है, मैंने आपको बता दिया, फाइन पाउडरी रेजिड्यू होता है, भी आपको मैंने पिक्चर दिखाया था। इसके अंदर यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मुझे याद है 2014 या 15, ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट यहां से क्वेश्चन आया था क्योंकि उस साल में प्रीलिम्स दे रहा था। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, आर्सेनिक, मरकरी और कैडमियम, ये बड़ा खतरनाक होता है। चलिए ऊपर वाले तो हम लोग फिर भी मैनेज कर लेंगे, लेकिन आर्सेनिक, मरकरी और कैडमियम, अगर ये हमारे ग्राउंड वाटर का पार्ट बन गया, ये अगर हमारे वाटर बॉडी का पार्ट बन गया, तो ये तो बहुत ही खतरनाक है, हैवी मेटल्स, खासकर बच्चों के लिए, ओल्ड एज पीपल के लिए। और ये लोग इसको ऐसे ही डंपिंग कर रहे हैं और फिर बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट करते हैं, हम तो एनवायरमेंट के लिए ये करेंगे वो करेंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन ग्राउंड पे आप क्या करते हो, कुछ और ही करते हो। तो लिप सर्विस चल रही है बेसिकली। तो ये बाद में लीच आउट हो जाते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारे सॉइल में चले जाते हैं, ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं। एयर पोल्यूशन इसकी वजह से होता है, हमारी जो हेल्थ होती है, हमारी जो वाइल्ड लाइफ होती है, उसके लिए बहुत डेंजरस होता है ऑब्वियसली। लेकिन इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस वेस्ट मटेरियल का हम लोग यूज कर सकते हैं। कैसे? जो कंक्रीट होता है, ठीक है, जो घरों में हम लोग कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज करते हैं, उसके अंदर हम लोग फ्लाई ऐश को मिक्स कर सकते हैं। इससे हमारा कंक्रीट भी स्ट्रांग होता है।
क्योंकि फ्लाई ऐश के अंदर एल्यूमिनस और सिलिशियस कंपाउंड होते हैं, इसीलिए सीमेंट प्रोडक्शन में इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो एक मुसीबत को हम लोग बेसिकली अपने लिए वरदान बना सकते हैं। जो सड़कें बनाई जाती हैं, रोड, उनकी फिलिंग करने के लिए फ्लाई ऐश का यूज कर सकता है। फ्लड मैनेजमेंट के अंदर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। इवन फ्लाई ऐश कुछ हद तक अगर क्वांटिटी में थोड़ा मेजर किया जाए, हमारे सोइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करता है। खासकर जो पोर्टलैंड टाइप का सीमेंट होता है वो बनाने में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो कंक्रीट प्रोडक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, जो ब्रिक्स वगैरह बनाई जाती हैं सेरेमिक की, वहां पे पोर्टलैंड सीमेंट, पेंट, एडेसिव वगैरह के अंदर भी इसका यूज किया जा सकता है। तो मतलब सोचने की बात, अगर करना चाहें तो क्या ये बात वेदांता वालों को नहीं पता था? पता होता सब कुछ, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, इग्नोरेंस एक तो सबसे बड़ा फैक्टर है, और 2 रुपए बचाने के चक्कर में एनवायरमेंट की ऐसी तैसी कर देते हैं, जो यहाँ पे भी हो रहा है। एनीवेज आगे बढ़े। लोकल क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है, देखिए अभी तक इंडिया में क्या था, कुछ देखिए ड्रग्स को लेके मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ड्रग्स मतलब नशे वाले ड्रग्स नहीं, जो नॉर्मल हम दवाइयाँ खाते हैं उस ड्रग्स की मैं बात कर रहा हूँ। किसी ड्रग्स के अप्रूवल मिलना ना एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है। कई सालों तक उसके ऊपर पहले रिसर्च होती है, वो केमिकल कंपाउंड बनाया जाता है, फिर चूहों के ऊपर उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है, बंदरों के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और बहुत लास्ट स्टेज में ह्यूमन बींग्स के ऊपर उसका टेस्टिंग होती है। और ह्यूमन बींग के ऊपर जो टेस्टिंग होती है वो भी कई स्टेज में होती है। तो एक ड्रग्स को अप्रूवल मिलना किसी पर्टिकुलर डिसीज के लिए, ये एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है, इसमें कई कई साल तक लग जाते हैं। इंडिया में इन ड्रग्स के लोकल ट्रायल्स को लगभग लगभग बैन किया हुआ था बहुत सारी ड्रग्स की कैटेगरी में, लेकिन अब सरकार ने इन लोकल क्लिनिकल ट्रायल्स को अप्रूवल दे दिया है। लेकिन वो हर चीज के लिए अप्रूवल नहीं दिया है। हम लोग जब भी इस तरह की चीजें करते हैं तो हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ जरूर देखते हैं। तो सरकार ने उन ड्रग्स के लोकल ट्रायल के लिए अप्रूव दिया है जहां से यूएस, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, जब ये अप्रूवल दे देते हैं ना तो हम भी अप्रूवल दे देंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर जब वहां पे दिक्कत नहीं है कोई ट्रायल में, हमें दिक्कत क्यों है? देखिए, हर ड्रग्स हर पर्सन पे, हर ज्योग्राफी में इक्वली इफेक्टिव नहीं होती है। क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो लोग हैं, अमेरिका में है, अफ्रीका में है, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर है, सबका जेनेटिक मेकअप थोड़ा थोड़ा अलग होता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग होती हैं, हमारी डाइट्स अलग अलग होती हैं, इसलिए कोई दवाई वहां पे अगर काम कर रही इफेक्टिव है, जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पे भी इफेक्टिव होगी। इसलिए लोकल पॉपुलेशन के हिसाब से ट्रायल जरूरी होते हैं, ताकि उसकी इफेक्टिविटी का पता चल जाए। उसके अंदर कुछ प्लस माइनस करना हो तो वो भी हम लोग टेस्टिंग के द्वारा कर सकते हैं। वो इंडिया में अब तक अलाउड इस तरह से नहीं था कुछ ड्रग्स की कैटेगरी को लेके, लेकिन अब कर दिया गया है। तो हम अभी लोकल ह्यूमन इंडियन पॉपुलेशन के ऊपर टेस्ट वेस्ट करके हम लोग अप्रूवल कर सकते हैं। तो कुछ कैटेगरी इन्होंने बताई है जहां पे हम लोग कर सकते हैं, जैसे ऑर्फन ड्रग्स जो कि रेयर डिसीज की कैटेगरी में आता है, सेलुलर थेरेपी, जीन थेरेपी, पेंडेमिक की सिचुएशन में कोई टेस्टिंग ट्रायल करने हो तो हम लोग कर सकते हैं डिफेंस पर्पस के हिसाब से, और जो थेराप्यूटिक एडवांसेस होती है, मतलब जो थेरेपी वगैरह करनी होती है, इस तरह की ड्रग्स का वेवर अभी सरकार ने दे दिया है, और काफ़ी जो बड़ी बड़ी ड्रग्स कंपनी है वो इसका वेलकम कर रही हैं। इससे ये होगा, एक तो इंडिया में ड्रग्स का अप्रूवल जल्दी हो जाएगा। तो अभी जो मान के चले किसी बीमारी को लेके अमेरिका में दवाई 2024 के अंदर एक्सेप्ट हो गई है, इंडिया में जाके वो 5-6 साल के बाद आती है सेम दवाई, क्योंकि हम लोग अप्रूवल ही नहीं देते, हम लोग लोकल टेस्टिंग ही नहीं करते। ये दिक्कत है। अब क्या होगा, इंडिया में वही दवाई 4-5 साल पहले ही आपको आराम से अवेलेबल हो जाएगी, समय बचेगा, अप्रूवल प्रोसेस इससे आसान हो जाएगा, अफोर्डेबिलिटी होगी, एक्सेसिबिलिटी होगी। अभी क्या होता है ना, बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं इंडिया में जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं लेकिन इंडिया में होती नहीं है, तो लोग ब्लैक मार्केट में फिर फॉरेन कंट्री से मंगाते हैं, और वो 10 रुपए की दवाई 1 लाख रुपए की हो जाती है, क्योंकि वो ब्लैक मार्केट से आ रही है। वो समस्या हमारे यहाँ पे है। अब थोड़ा सा चीजें आसान हो जाएंगी। तो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर सकते हैं। तो ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, एक तो आपको याद रखना है। कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस, इनकी जो क्वालिटी होती है उसको मेंटेन करना, उसको मॉनिटर करना, वो सब काम इसका होता है। हर चीज पे किया जाता है, जो कि डोमेस्टिक है उसके ऊपर भी, जो इंपोर्टेड है वो भी, और जो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है वो भी। उस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको थोड़ा सा याद रखें। तो प्रीलिम्स के लिए इतनी डिटेल आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या है? देखिए, अभी जो हम लोग, आप कभी बैंक में डेफिनेटली गए होंगे, आप कभी बैंक में चेक लेके गए होंगे, आपने मुझसे 50 रुपए लेने हैं, मैंने आपको 50 रुपए का चेक काट दिया, आप बैंक में गए, क्या तुरंत बैंक आपको कैश दे देगा? बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ पे जो सिस्टम हम लोग यूज करते हैं फिलहाल,
उसे हम लोग कहते हैं T+1 सेटलमेंट या क्लियरेंस। आप इसे नॉर्मली ऑन रियलाइजेशन सेटलमेंट भी कहते हो। अभी तो आपको कम से कम 2-3 दिन लग जाते हैं इस सिस्टम के अंदर। आज आपने चेक दिया, कल या परसों वो अप्रूवल होगा, फिर आपके अकाउंट में पैसा आएगा, तब जाके कहीं सेटलमेंट होता है। लेकिन अब आरबीआई ये कहता है कि भाई जो सिस्टम इंडिया में चल रहा है वो बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन काफी टाइम कंज्यूमिंग है। इसको हम लोग फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे, लोगों को सुविधा होगी, टाइम बचेगा, इकोनॉमी बेटर ग्रो करेगी। उस नए सिस्टम को कहा गया है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ऐसा नहीं है कि इंडिया में पहले था नहीं, 2008 के आसपास इसको अप्रूवल कर दिया गया था, लेकिन अभी इंप्लीमेंटेड नहीं था प्रॉपर बैंकिंग उसमें। तो जो 2-3 बिजनेस के डेज होते हैं उसको छोड़ के भी घंटों भर में किया जा सकता है। देखिए थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ प्रोसेस क्या होती है। आप बैंक में चेक लेके गए, आपने बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिया। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं हूँ और ये आप, ठीक है, आपको मैंने 50 रुपए का एक चेक दे दिया। आप गए बैंक में, आपके नाम का मैंने 50 रुपए का चेक काट दिया, आप गए बैंक में, बैंक से वो चेक फिजिकल फॉर्म में क्लियरिंग हाउस जाता है, जो कि आरबीआई का ही होता है। वो उसको वेरीफाई करते हैं कि भैया ये नकली तो नहीं है, ये ठीक है, ऑथेंटिकेटेड है, वो चेक करते हैं। उसके बाद मेरे बैंक को इंस्ट्रक्शन आती हैं कि भाई देखो क्या इस सितेंद्र चौधरी के अकाउंट में 50 रुपए हैं कि नहीं, वेरिफिकेशन होगा। अगर उनको लगा कि हैं अकाउंट में पैसे, तो फिर मेरे अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा जाता है, ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर होने के बाद जब सब कुछ वेरीफाई हो जाता है, ठीक है, तो आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। ये फिलहाल एक प्रोसेस होता है जिसमें 2-3 दिन का समय भी लग सकता है। लेकिन जो नया सिस्टम है, नए सिस्टम में क्या होगा, आपके चेक को सीधा स्कैन किया जाएगा। आपने चेक दिया, वहां पे एक मशीन लगी हुई है, उन्होंने स्कैन कर दिया, इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ होगा। तुरंत के तुरंत विद इन मिनट्स वो आरबीआई के पास चला जाएगा, क्लियरिंग हाउस में चला जाएगा बैंक। तुरंत के तुरंत वेरिफिकेशन हो जाएगा ऑनलाइन, और वेरिफिकेशन होने के बाद 1-8 घंटे के अंदर आपको पूरा पैसा वापस। फास्ट फॉरवर्ड प्रोसेस हो जाएगी। इससे क्या होगा, घंटे दिन में कन्वर्ट हो जाएंगे, फ्रॉड से बचा जा सकता है, ऑपरेशनल कॉस्ट इसमें कम होगा। जो फिजिकल हैंडलिंग हम लोग चेक्स की करते हैं, कई बार इसमें चेक फट जाते हैं। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, 25,000 रुपए का चेक था और वो उस प्रोसेस में रिजेक्ट हो गया, और बाद में पता चला कि आपका चेक तो फट गया, जबकि जब मैंने उसको भरा था वो बिल्कुल ही फटा हुआ नहीं था। तो कई बार फिजिकल हैंडलिंग में इश्यूज भी हो जाते हैं। अब इससे सारी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। तो इस चेक को क्लियरिंग ट्रंकेशन सिस्टम हम लोग कह रहे हैं, तो वो थोड़ा अपने कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़े। गुरु घासीदास तेमर पिंगला टाइगर रिजर्व, तो इंडिया को एक और नया टाइगर रिजर्व मिलने वाला है, तो उसकी बधाई भी है सबको। अच्छा लगा सुन के ये मुझे, लेकिन पूरा प्रोसीजर क्या है थोड़ा को मैं बता ही देता हूँ। देखिए जरा, ये है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में अगर आप देखें तो यहाँ पे है, ये जो थोड़ा डार्क ब्राउन आपको नजर आ रहा है, ये है कोरिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है जी। कोरिया मतलब वो वाला कोरिया नहीं, ये KORIY वाला कोरिया है, ठीक है। और इसके ऊपर थोड़ा सा जो ग्रीन आपको नजर आ रहा है, ये है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ठीक है। और ये है नीचे कोरिया, तो कोरिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है बेसिकली ये। तो इसका कुछ पार्ट डिस्ट्रिक्ट का वो इस घासीदास नेशनल पार्क के अंडर में आता है। ये इसका थोड़ा सा पार्ट आपका मध्य प्रदेश के अंदर वगैरह भी चला जाता है। तो हुआ ये कि अभी छत्तीसगढ़ ने ये डिसाइड किया है कि जो घासीदास नेशनल पार्क है, इसका कुछ हिस्सा और उसके साथ जो जगह है तेमर पिंगला, ठीक है, उन दोनों को हम लोग कंबाइन करके एक कंप्लीट घासीदास तेमोर पिंगला टाइगर रिजर्व बनाएंगे। 2 एरिया को कंबाइन करके, ठीक है, वो हम लोग बनाने वाले, ये उन्होंने बेसिकली यहाँ पे डिसाइड किया है। और ये छत्तीसगढ़ का चौथा 4th टाइगर रिजर्व होगा। इससे पहले वहां पे सीता नदी, अचनकमार और इंद्रावती रिजर्व पहले से बने हुए हैं। इतना याद रखोगे काफी है। तो घासीदास नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर भी कंटिन्यूटी होती है। तो बेसिकली टाइगर्स वगैरह जो है ना, वो मध्य प्रदेश से इधर आते रहते हैं, ये इसको एज अ कॉरिडोर के तौर पे यूज करते हैं। और जो वहाँ पे तीमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दोनों को मिक्स करके एक टाइगर रिजर्व हम लोग बना देंगे। कुछ रिवर्स वगैरह आपने ध्यान हमेशा रखनी होती है इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर। इसमें थोड़ा ठीक कर देता हूँ, हाँ। जैसे वहाँ पे हसदेव, बारंगा, उसके अलावा बजदूर, बाणस, रिहांद। रिहांद के ऊपर कौन सा डैम बना हुआ है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मजा आएगा, ठीक है, वो थोड़ा आप ध्यान रखें। गुरु घासीदास नेशनल पार्क
आपको याद रखना है। झारखंड मध्य प्रदेश को आपस में कनेक्ट करता है। बांधवगढ़ पलामू जो टाइगर रिजर्व होता है, यहाँ के जो टाइगर्स होते हैं वो इसको एज ए कॉरिडोर के रूप में यूज करते हैं भाई, इधर से उधर घूमने फिरने के लिए। छोटा नागपुर प्लेटो के अंदर में पड़ता है, थोड़ा सा पार्ट बुंदेलखंड प्लेटो का भी इसके अंदर आता है। इससे पहले जो है संध्या दुबरी नेशनल पार्क भी कहा जाता था, बाद में हम लोगों ने इसका नाम चेंज कर दिया। तेमोर पिंगला सेंचुरी के बारे में वही बताया आपको, छत्तीसगढ़ में है ऑब्वियसली, क्योंकि घासीदास को और इसको मिला के ही हम लोग एक नया टाइगर रिजर्व बना रहे हैं। तेमोर हिल्स के नाम पे इसका नाम रखा गया है, और पिंगला नल्ला, ठीक है, छोटी छोटी सी माउंटेन है वहां पे, उस कॉन्टेक्स्ट में रखा गया है। एलिफेंट, टाइगर वगैरह, लेपर्ड वगैरह सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। टाइगर रिजर्व क्या होता है वो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। जो देखिए टाइगर रिजर्व के अंदर ना दो पार्ट होते हैं, उसका एक होता है कोर पार्ट और एक होती है उसकी आउटर पार्ट, जिसे हम लोग बफर कहते हैं। कोर पार्ट के अंदर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है, हाईली रिस्ट्रिक्टेड होता है। इसे क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट भी बोलते हैं कोर वाले पार्ट को, ठीक है। उसके अलावा इसमें हाईएस्ट प्रोटेक्शन होती है। जो बाहर वाला बफर एरिया होता है इसको थोड़ी कम प्रोटेक्शन होती है, ठीक है, तो वहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज वगैरह भी अलाउड होती हैं। इस समय इंडिया में देयर आर 55 टाइगर रिजर्व्स, ठीक है। लेटेस्ट जो हम लोगों ने बनाया था वो करौली में बनाया था 55 2023 के अंदर में। टाइगर रिजर्व कौन डिक्लेयर करता है? स्टेट गवर्नमेंट टाइगर रिजर्व को नोटिफाई करती है अंडर सेक्शन 38(5) ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। किसके एडवाइस पे? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के एडवाइस पे। बेसिकली यहाँ की हाईएस्ट बॉडी होती है। अब एक बार अगर किसी स्टेट ने किसी जगह को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया तो क्या आप उसके अंदर स्टेट बाउंड्री चेंज कर सकते? बिल्कुल भी नहीं कर सकती। स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टिंग में नोटिफाई करती है, बाद में उसकी बाउंड्री को कम या ज्यादा करने के लिए एनटीसी की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बिना आप 1 किलोमीटर, 1 इंच, 1 सेंटीमीटर भी कम नहीं कर सकते। ये बॉडी होती है। उसके लिए हमारे पास जो नेशनल जो बायोडाइवर्सिटी वाइल्ड लाइफ जो हमारे पास होता है, स्टैट्यूटरी बोर्ड होता है, इसके ये भी हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में ही बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, नो स्टेट गवर्नमेंट कैन डी नोटिफाई टाइगर रिजर्व। एक बार आपने टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया ना किसी स्टेट ने, आप उसे डी नोटिफाई नहीं कर सकते। बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी, कोई पब्लिक इंटरेस्ट हुआ तब, और वो भी एनटीसी की परमिशन के साथ, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अब इसको करने वाली है। चलिए, सूरज्य रिकॉग्निशन एंड द रैंकिंग फ्रेमवर्क क्या है? ये बेसिकली थोड़ा आपको मैं बता देता हूं, ज्यादा इसमें कुछ करने को है नहीं। तो पीआईबी का आर्टिकल है बेसिकली, ये बेसिकली तरह का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, रिकॉग्निशन प्रोग्राम है। जैसे आपने कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो आपको सर्टिफिकेट दे दिया, आपको रिकॉग्निशन मिल गया। रैंकिंग हमको जैसे ओलंपिक चल रहा, रैंकिंग दे देता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेयर कौन कौन है, तो लाइक अ रैंकिंग, लाइक अ सर्टिफिकेट, लाइक अ रिकॉग्निशन। तो ये एक नया इनिशिएटिव अभी हम लोगों ने चलाया है 2024 के अंदर, किसके द्वारा? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया। नाम क्या है? सूरज्य रिकॉग्निशन एंड द रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसकी जो पहली रैंकिंग है वो एक्चुअली अगस्त के महीने में ही आई है, अगस्त 2024। इसके अंदर क्या होगा? इंडिया में जो स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, उनकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी, कौन बढ़िया बेटर परफॉर्म कर रहा है। 4 पैरामीटर रखे गए हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि और सुशासन, एजुकेशन, हेल्थ, प्रोस्पेरिटी और गवर्नेंस। अभी फिलहाल जो अगस्त के महीने में जो रैंकिंग आई है उसके अंदर सुशासन नहीं लिया हम लोगों ने, सिर्फ ऊपर वाले 3 लिए हैं। अगले महीने से इसमें चारों शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हर महीने आएगा, पहले आपको ये भी बता दूं, ठीक है। तो अभी जो रैंकिंग आई है, शिक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है, स्वास्थ्य के मामले में छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरला ने बहुत बढ़िया काम किया भैया। उसके अलावा बाकी जो जैसे समृद्धि के मामले में गुजरात, कर्नाटक ने बहुत बढ़िया काम किया है। स्पेशली जो एमएसएमईज होती हैं उनके अंदर जो जेड सर्टिफिकेशन है उसमें उन्होंने बहुत कमाल का काम किया है। जेड सर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि भैया जो जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, मतलब ऐसे एसएमईज वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने बैंक वगैरह से लोन लिया हुआ तो टाइम पे दे भी रहे हैं, पे कर रहे हैं, उसको हम लोग जेड सर्टिफिकेशन कहते हैं। तो ये देखो, मैं नहीं कहूंगा आप इसको याद रखें क्योंकि ये हर महीने आएगा। अब हर महीने तो आप रैंकिंग याद करने से रहे, तो ये आपके लिए जरूरी नहीं है, वो तो क्योंकि पहली बार आया तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। आपको बस ये याद रखना है भैया ये पैरामीटर क्या है, 4 पैरामीटर याद रखना है। और थोड़ा सा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपको क्या याद रखना है, ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये तो इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है। हमारी जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1980, उसके अंदर में ये बनाया गया था हम लोगों ने, 1996 के अंदर इसको बनाया था। और किस किस के कॉम्बिनेशन से बना है? इंडिया में जो इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन है जैसे एसोचैम, फिक्की, सीआईआई, इन्होंने मिलकर इसको बनाया था, ठीक है। उसके अलावा
जो है थर्ड पार्टी असेसमेंट भी ये लोग करते हैं, ऑडिटिंग भी थोड़ा बहुत करते हैं। अब क्वालिटी मेंटेन करना होता है बेसिकली, एक सर्टिफिकेट है भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, स्टेट्स को वो दिया जाता है। बस उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा अपने इसको याद रखना है, बाकी बहुत ज़्यादा इसमें पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर रतन टाटा पहले चेयरमैन बने थे इसके। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, देखिए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है, आपको अच्छे से पता है, लेकिन ये ना एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है। प्रॉब्लम ये है इसके साथ आइसोलेशन वाली प्रॉब्लम है। उड़ीसा के अंदर जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है ये बाकी के टाइगर रिजर्व से थोड़ा सा कट गया है, आइसोलेटेड हो गया है। काफी कम कॉरिडोर्स वहां पे हैं। कॉरिडोर का मतलब ये है कि जो एलिफेंट्स होते हैं या टाइगर्स होते हैं, दूसरी वाइल्ड लाइफ होती है, वो उन कॉरिडोर का यूज करके एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि दिल्ली वाले चंडीगढ़ चले जाएंगे, चंडीगढ़ वाले भोपाल जा सकते हैं कॉरिडोर का यूज करके। इससे क्या होता है, अलग अलग जो वाइल्ड लाइफ होती है वो आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं, जिससे डाइवर्सिटी बना रहता है। अगर आप अकेले ही पड़े रहोगे कहीं पे, आप किसी के साथ मिंगलिंग नहीं करोगे, सोशल रिलेशन नहीं बनाओगे, तो डाइवर्सिटी कैसे इंप्रूव होगा। ये प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे सिमलीपाल के साथ। और आपको ये भी पता होगा कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के अंदर ब्लैक टाइगर भी पाए जाते हैं। वो इसीलिए पाए जाते हैं क्योंकि वो दूसरे वाइल्ड लाइफ के साथ, मतलब जो दूर दराज के जो टाइगर पॉपुलेशन है उनके साथ मिंगलिंग करते ही नहीं। क्यों नहीं करते, क्योंकि वहां तक जा ही नहीं पाते। इसकी वजह से वहां पे डाइवर्सिटी का बड़ा खतरा हो गया। तो उड़ीसा की सरकार ने यह सोचा कि हम लोग यहाँ पे 2 नई फीमेल इंट्रोड्यूस करेंगे किसी और जगह से। इससे क्या होगा, जो वहां के जो मेल हैं वो आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे, मेटिंग करेंगे, प्यार मोहब्बत करेंगे और डाइवर्सिटी बनी रहेगी। उसके लिए इन्होंने किया। अभी क्या होता है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के अंदर के जो खुद के टाइगर हैं वो इंटरब्रीडिंग करते हैं, तो डाइवर्सिटी नहीं रह पाती है। आपके विचारों की डाइवर्सिटी, हमारे जेनेटिक डाइवर्सिटी तभी तक बनी रहती है जब हम लोग अलग अलग वैरायटी के स्पीसीज, मतलब अपनी ही स्पीसी होती हैं, वैरायटीज के साथ हम लोग मिंगलिंग करते हैं, तब जाके डाइवर्सिटी इंप्रूव होती है। तो उसके लिए जो है ये किया गया है। अभी लेट्स होप आपके इसका क्या लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस होता है, अच्छा ही होगा नो डाउट। थोड़ा सा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में ज्यादा नहीं जाऊंगा डिटेल में, क्योंकि पहले इसको हम लोग कई बार कर चुके हैं और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पड़ता है। 1973 के अंदर जब हम लोगों ने प्रोजेक्ट टाइगर बनाया, लॉन्च किया था, उसके अंडर में हम लोगों ने इसको डिक्लेयर किया हुआ था। बाकी यहाँ पे बंगाल टाइगर, एलिफेंट्स, लेपर्ड वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलता है। साल, टीक, बैम्बू, वो सब आपको देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। और देखिए डाइवर्सिटी कई तरह की हो सकती है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है सिंपली वैरायटी ऑफ लाइफ। वैरायटी, किसी चीज की भी वैरायटी को आप डाइवर्सिटी कह सकते हो। वैरायटी, जो डाइवर्सिटी है वो अलग अलग लेवल पे हो सकती है। डाइवर्सिटी इकोसिस्टम में भी हो सकती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी भी हो सकती है। स्पीसीज डाइवर्सिटी मतलब जैसे मैं हूं, आप हो, हम लोग एक ह्यूमन होमोसेपियंस एक स्पीसीज है। जो डॉग है वो अलग स्पीसी है, बिल्ली अलग स्पीसी है, पिजन अलग स्पीसी है, लेकिन हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अलग अलग स्पीसीज की डाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज, ठीक है, ये एक स्पीसीज डाइवर्सिटी हो गया। अलग अलग इकोसिस्टम भी हो सकते हैं, जैसे कहीं पे ग्रासलैंड है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे थिक फॉरेस्ट है, अलग अलग इकोसिस्टम हो गए, इनकी अलग अलग डाइवर्सिटी हो गई। एक होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक, जैसे हम लोग इंडियंस हैं, ठीक है, हमारा जो जेनेटिक मेकअप है वो अमेरिकन वालों से थोड़ा अलग होगा, चाइना वालों थोड़े से अलग होगा, जापान वालों से थोड़ा अलग होगा, ठीक है, जो साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं उनसे थोड़ा अलग होगा, जो चिली में रह रहे हैं उनकी थोड़ी अलग हो। हैं तो सभी होमोसेपियंस ना, हैं तो सब सेम ही स्पीसीज, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है। कैसे पता चलेगा हम लोग सेम स्पीसी हैं? देखिए जो जो सेम स्पीसी होते हैं ना, वो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और एक हेल्दी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं। अगर हस्बैंड होगा इंडिया से और वाइफ होगी साउथ अफ्रीका से, उनका जो बेबी होगा, क्या पहली बात तो क्या वो बेबी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या उनका बेबी फर्टाइल होगा? बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब ये दोनों सेम स्पीसीज हैं, लेकिन ये जेनेटिकली डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। एक जैसे आप ये समझ लीजिए कि एक लैब्राडोर है, वो एक डॉग की वैरायटी है, लेकिन एक देसी कुत्ता हमारी सड़कों पे घूम रहा है, ठीक है, वो भी तो कुत्ता है और लैब्राडोर भी एक कुत्ता है, दोनों कुत्ते हैं, दोनों ही सेम स्पीसीज हैं। तो जो वो क्या वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इतने अलग क्यों दिखते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो जेनेट जीन्स हैं उनके अंदर चेंजेस हैं।
इसे हम लोग जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन वगैरह मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंस क्या है। जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना ही ज्यादा हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे जो साइबेरिया में रहने वाले कुत्ते हैं, उनके बाल बहुत बड़े बड़े होंगे, उनके ऊपर जो फैट होगा वो काफी ज्यादा होगा, क्योंकि उसको वहां पे सर्वाइव करना है। अब वो दिल्ली के उसको 50 डिग्री के टेम्परेचर में वो बेचारा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, आपको 4-5 एसी लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वो ऐसे बना ही नहीं है उस क्लाइमेट के लिए, उसका जेनेटिक मेकअप ऐसा है ही नहीं। लेकिन जो दिल्ली वाले कुत्ते हैं वो मस्त घूमते हैं गर्मी में, क्योंकि उसके हिसाब से वो अडेप्ट कर सकते हैं। तो जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी ना, वो अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं चेंजेस के साथ, अपने सराउंडिंग के साथ, तो सर्वाइवल रेट इंप्रूव होता है, आप ज्यादा बेटर तरीके से सर्वाइव कर सकते हो। ठीक है, तो इसी इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी सिमलीपाल के अंदर हम लोगों ने कुछ आउटसाइड फीमेल टाइगर्स को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि वहां के जो लोकल टाइगर्स हैं उनके साथ मीटिंग करें, रिप्रोडक्शन करें और डाइवर्सिटी बनी रहे। ये बेसिकली पूरा मामला यहां पे था। चलिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, इस बार जब बजट आया तभी मैंने आपको टॉपिक बताया था, थोड़ा सा फिर से बता देता हूं। और इसमें सरकार को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया काफी लोगों के द्वारा, खासकर मिडिल क्लास। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? आपने भैया एक प्रॉपर्टी परचेज की, ठीक है, आपने वो प्रॉपर्टी परचेज की 100 रुपए में, आपने उसको 3 साल के बाद बेच दिया 500 रुपए में। कितना प्रॉफिट हुआ आपको? 400 रुपए का आपका गेन हुआ, 400 रुपए आपका गेन हुआ। इस गेन के ऊपर सरकार टैक्स लेगी, इसी को कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। अब ये तो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है लैंड का, कुछ भी हो सकता है, रेजिडेंशियल प्लॉट, कोई व्हीकल हो सकता है, स्टॉक्स हो सकते हैं, आपके शेयर मार्केट में आपने लगाया है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो सकते हैं, ये सब आपका कैपिटल होता है। जब आप इनको बेचते हो, उसके ऊपर प्रॉफिट कमाते हो, उस प्रॉफिट के ऊपर सरकार आपसे टैक्स लेती है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन्स टैक्स। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म भी होता है, ये शॉर्ट टर्म भी होता है। अगर आप 24 मंथ्स के बाद अपने कैपिटल को, एसेट को बेच रहे हो तो वो लॉन्ग टर्म होगा, 24 से कम में करोगे तो वो थोड़ा शॉर्ट टर्म हो जाएगा। दोनों के ऊपर टैक्स का रेट अलग अलग है। अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे बोलते हैं इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन छोटा सा टर्म है इकोनॉमी का, आपको बता देता हूं क्या होता है। इंडेक्सेशन का मतलब आप इन्फ्लेशन से समझ लीजिए, आई फॉर इंडेक्सेशन, आई फॉर इन्फ्लेशन। जैसे आपने 2000 के अंदर 1000 रुपए में एक प्लॉट लिया था, ठीक है, आपने एक मार्केट में एक प्लॉट लिया 2000 रुपए में, 1000 रुपए में 2000 के अंदर। अभी चला भैया 2024, आपने उस प्लॉट की अभी जो कीमत है वो है 6000 रुपए। तो अगर आप सिंपली कैलकुलेट करोगे तो आपको 5000 रुपए का यहां पे प्रॉफिट होगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ये प्रॉफिट आपका 5000 रुपए नहीं है, आप यहां पे इन्फ्लेशन भी तो ऐड करोगे ना, इन्फ्लेशन तो ऐड करोगे। इन्फ्लेशन को जब ऐड किया जाता है और उसको इसमें से माइनस किया जाता है, उसे हम लोग इंडेक्सेशन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको और दे देता हूं छोटा सा। अभी मान के चलिए पिछले साल मेरी सैलरी 10,000 रुपए थी, ठीक है, इस साल मेरी सैलरी 20,000 रुपए है, डबल हो गई। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया बात है, 10,000 से 20,000 रुपए हो गई है। लेकिन पिछले साल महंगाई बहुत कम थी, 10,000 रुपए सैलरी होने के बावजूद भी मैं 500 रुपए सेव कर लेता था। लेकिन इस बार महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, मेरी सैलरी बढ़ गई है, डबल हो गई है, लेकिन जो महंगाई है वो ट्रिपल हो गई है। इस बार मुझे सेविंग तो छोड़िए, मुझे अपने कजन से भी उधार लेने पड़ रहे हैं पैसे। तो क्या आप कहोगे मुझे प्रॉफिट हुआ? आपको बिल्कुल नहीं हुआ प्रॉफिट, तो सर आपको बल्कि नुकसान में चले गए। तो सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर्स इंक्रीज होने से चीजें बेटर नहीं होती हैं, आप उसे कंपेयर भी करते हो ना, दैट इज कॉल्ड इंडेक्सेशन। तो प्रॉपर्टी के प्राइस जो आपके बढ़ रहे हैं, आप उसको इन्फ्लेशन से कंपेयर करोगे, उसके बाद आप प्रॉफिट को मेजर करोगे, उसे कहते हैं इंडेक्सेशन। ठीक है, और अभी बजट के अंदर क्या हुआ था, सरकार ने इसको इंक्रीज कर दिया था। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म हुआ सरकार का काफी ज्यादा, इसको 12.5 से लेके 20 कर दिया गया। अब लेकिन उसको दोबारा से कम कर दिया गया है, क्योंकि चारों तरफ से जो गालियां पड़ती हैं तो आप उसको कर ही देते हो बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे दो सेक्शन है हमारे आईटी एक्ट के, सेक्शन 112 एंड सेक्शन 112A। आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप इसको इतना रट्टा मार के याद करो, क्योंकि आईटी का आप सीए का एग्जाम तो दे नहीं रहे हो, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से आपका आर्टिकल मेंशन किया गया है। तो बेसिकली 4 चीजें एसेट कंसिडर की जाती हैं, इक्विटी, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स,
यूनिट ऑफ बिजनेस एंड द प्रॉपर्टीज, ठीक है, वो दोनों चारों इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। अगर आप ये खरीदते बेचते हो तो आपको उसमें बेनिफिट होता है, तो आप सब कर सकते हैं, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी में भी होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी होता है, ठीक है। कोई आपका प्लॉट है, कोई आपकी गाड़ी है, म्यूचुअल फंड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, सब के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, उस कॉन्टेक्ट। बाकी ये तो छोड़ दो ना आप लोग, ठीक है। कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, कोई एग्जाम से कोई नहीं पूछने वाला आपसे, ठीक है, सी सेट में भी नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो। हाँ, आपको मैंने बता दिया कि इंडेक्सेशन क्या होता है, ठीक है। पहले इंडेक्सेशन इंप्लीमेंट होता था। देखिए, जो आम आदमी है ना, मिडिल क्लास है यार, मिडिल क्लास को ऐसा लगता है कि अगर वो कोई जमीन खरीद रहा है, कोई एसेट खरीद रहा है, तो उसका फ्यूचर सिक्योर है। लेकिन सरकार कह रही है बेटा फ्यूचर सिक्योर नहीं है, उसके बाद जो पैसा कमाया ना उसमें से 20% मुझे दे दो, तो वो तो प्रॉपर्टी परचेज करेगा या नहीं। और एक्चुअली आप सोच रहे हो सरकार ऐसा कर क्यों रही है? जो गवर्नमेंट की तरफ दिया गया ना, वो यही दिया गया कि भाई हम लोग चाहते हैं कि प्रॉपर्टी के प्राइस बहुत ज्यादा ना बढ़े, कंट्रोल में रहे। अगर हम लोग टैक्स लगाएंगे ना, तो प्रॉपर्टी के टैक्सेस बैलेंस आउट हो जाएंगे और एक आम आदमी भी परचेज कर सकता है। अभी क्या होता है, जो डीलर्स होते हैं वो आपस में ही परचेज करते रहते हैं, आपस में उसको सेल करते रहते हैं, तो प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ जाते हैं, आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता। जब टैक्स ज्यादा होंगे तो प्रॉपर्टी के दाम कम हो जाएंगे। ऐसा गवर्नमेंट का एक आर्गुमेंट था, ठीक है। अब इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ और सरकार ने इसको दोबारा थोड़ा सा कम कर दिया है, उस कॉन्टेक्स्ट में हमने इसको याद रखना है। तो इस आर्टिकल से 2-4 चीजें जो आपको याद रखनी है, कैपिटल गेन क्या होता है वो आपको याद रखना है, इंडेक्सेशन थोड़ा सा याद रखना है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि इन्फ्लेशन हम लोग उसमें कंसिडर करते हैं, ठीक है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो आई होप आपको ठीक ठाक से समझ में आ गया होगा, ठीक है। छोटे छोटे ऐसे टॉपिक थे, तो आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप वीडियो रेगुलरली देखते हो तो लाइक किया करो वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट सेक्शन में हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जब भी आप देखते हो वीडियो को जरूर मेंशन करें। उसके अलावा आप सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है, कोई नया टॉपिक्स, अपनी फीडबैक देख सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो आज यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।